एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी बड़ी थी और उसका विवाह हो चुका था। वह अपने ससुराल में रहती थी। एक दिन बेटे को अपने घर भाई दूज का त्योहार मनाने का विचार आया। उसने माँ से पूछा, माँ, सबकी बहनें अपने भाइयों को तिलक करने के लिए आई है, मेरी बहन क्यों नहीं आई? बुढ़िया माँ ने समझाया, बेटा, तेरी बहन दूर रहती है, सफर लंबा है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए शायद नहीं आ पाई होगी। ये सुनकर बेटा उदास हो गया और बोला, अगर मेरी बहन नहीं आ पाई तो क्या मैं भी उसके घर नहीं जा सकता? माँ, मेरी बहन के लिए मीठे लड्डू बना दो, ताकि जब मैं वहां जाऊं तो उसके लिए कुछ ले जा सकूं। माँ ने बेटे की जिद को देखते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ। जैसे तैसे बुढ़िया माँ ने लड्डू बनाए और बेटे को दे दिए। बेटा बड़ी खुशी के साथ अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। उसका रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक विशालकाय शेर पर पड़ी। शेर ने जब उस पर झपट्टा मारने की तैयारी की तो लड़के ने कहा, भैया, अभी मुझे मत खाओ, मैं अपनी बहन से भैया दूज का तिलक कराने जा रहा हूँ, वापस लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर ने चेतावनी दी, मुझे धोखा मत देना, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़के ने हामी भरी और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक नाग मिला। नाग ने फुफकारते हुए कहा, मैं तुझे अभी रसूंगा। लड़के ने कहा, भाई, मुझे अभी मत दस, मैं अपनी बहन से दूज का तिलक कराने जा रहा हूं, लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे दस लेना। नाग ने भी कहा, ठीक है, मगर मुझे धोखा मत देना, मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। इसके बाद लड़का आगे बढ़ा और रास्ते में एक चौड़ी नदी मिली। जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह डूबने लगा। उसने हाथ जोड़कर नदी से प्रार्थना की, हे यमुना मैया, मुझे जाने दो ताकि मैं अपनी बहन से तिलक करवा सकूं। लौटते समय तुम मुझे डुबो देना। यमुना ने संदेह के साथ पूछा, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? लड़के ने वचन दिया कि वह सच कह रहा है। यमुना ने उसे रास्ता दे दिया। आखिरकार खुशी से भरा हुआ वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। दरवाजे पर उसने देखा कि उसकी बहन चरखा काट रही थी। जैसे ही भाई ने घर के अंदर कदम रखा, चरखे की डोरी टूट गई। भाई ने पुकारा, बहन, बहन। उसकी आवाज सुनते ही बहन ने सिर उठाया और भाई को सामने देखकर खुशी से खिल उठी। मगर कैसे? पहले चरखे की टूटी हुई डोरी को फिर से बांधना आवश्यक था। बहन उस डोरी को जोड़ने में लग गई, जिससे थोड़ा समय निकल गया। भाई मन ही मन सोचने लगा, कैसी बहन है, इतनी दूर से आया हो और उसने न तो मुझे स्वागत के लिए बुलाया, न ही एक शब्द कहा। ऐसे स्थान पर जहां सम्मान न मिले, वहां ठहरने का क्या लाभ? भाई ने सोचा कि मां सच कहती थी, बहन विवाह के बाद बदल गई है, उसे अब मेरी कोई परवाह नहीं। ऐसा विचार आते ही उसने वापस लौटने का निर्णय कर लिया और उदास मन से गांव की ओर चल पड़ा। तभी जैसे ही भाई मुड़ा, डोरी बंध गई और चरखा फिर से चल पड़ा। बहन ने देखा तो दौड़कर भाई को पुकारते हुए कहा, भैया, कहां जा रहे हो? भाई ने पलटकर देखा और बोला, बहन, मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं वापस लौट रहा था। बहन ने कहा, भैया, मैं तो चरखे की डोरी ठीक करने में लगी हुई थी, जैसे ही तुम घर आए वह टूट गई थी। मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा तो माफ कर दो। आओ भैया। इतना सुनकर भाई का दिल पिघल गया और बहन ने उसे स्नेहपूर्वक अपने घर के भीतर ले लिया। अंदर जाते ही बहन के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसने अपनी मां का कुशल क्षेम पूछा और फिर भाई के स्वागत सत्कार की तैयारी में जुट गई। इसी क्रम में वह पड़ोसन के घर गई और उसे सलाह लेते हुए पूछने लगी, जब सबसे प्रिय अतिथि आए तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी पड़ोसन, जो उसकी ननद भी थी और थोड़ी चुलबुली स्वभाव की थी, मजाक में बोली, अरे भाभी, जब इतना प्यारा मेहमान आए तो उसके लिए तेल का चौका लगाना चाहिए। बेचारी बहन उसकी बातों का मजाक समझ नहीं पाई और सोचने लगी कि उसे सच में तेल का चौका लगाना है। घर वापस जाकर उसने सचमुच तेल का चौका लगा दिया और घी में चावल भी पकाने की तैयारी करने लगी। समय बीतता गया, पर न तो चौका तैयार हुआ और न ही चावल ठीक से पके। परेशान होकर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई और कहा, बहन, मेरा प्यारा भाई इतने सालों बाद आया है, उसके स्वागत के लिए क्या विशेष करो?
दूसरी पड़ोसन ने भी सुझाव दिया, अरे 2 मिट्टी के चौके लगाओ और पानी में चावल सींचने के लिए रख दो। इस सलाह पर चलते हुए बहन ने घर लौटकर गोबर और मिट्टी से चौके बनाए और पानी में चावल सींचने के लिए रख दिए। इस बार चावल ठीक से पक गए। अब वह पूरे मनोयोग से भाई का स्वागत करने में लग गई और उसके लिए सजीव आदर सत्कार का आयोजन किया। भाई को भरपेट स्वादिष्ट भोजन परोसा और उसकी भरपूर आवभगत की। अब ननद खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे भाभी, तुम तो सचमुच भोली हो। मैंने तो मजाक किया था, पर तुमने उसे सच मान लिया। बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, भैया का प्यार है। इतने बरस बाद आए हैं तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। इसके बाद उसने अपने भैया के साथ ढेर सारी खुशगवार बातें की, पूरे गांव की खबरें ली, बचपन की यादों को ताजा किया। भैया 4-5 दिन वहीं रुका। बच्चों ने भी उसे मामा मामा कहकर घेर लिया और खूब मस्ती की। बहन का 7-8 महीने का छोटा बेटा था, जिसे वह दूध पिलाकर पालने में सुला देती और फिर घर के काम में लग जाती। भैया ने गांव में जीजा के साथ घूमने का भी आनंद लिया और बच्चों के संग खेलकर मन बहलाया। कुछ दिन बिताने के बाद भैया ने बहन से कहा, बहन, अब मुझे लौटना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। बहन ने कहा, ठीक है भैया, तुम सुबह जल्दी निकल जाना, मैं तुम्हारे लिए रास्ते का खाना भी बना दूंगी। भैया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ बहन, मुझे बहुत दूर पैदल जाना है, तो तुम सुबह जल्दी उठना ताकि मैं समय पर निकल सकूं। उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे, केवल बैलगाड़ियां या पैदल चलने का ही विकल्प था। बहन बोली, भैया तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी सारी तैयारी कर दूंगी और तुम्हें सुबह ही विदा कर दूंगी। भोर होते ही बहन उठी और चक्की पर आटा पीसने लगी। उसने अपने भैया के लिए थोड़ा गेहूं पिसा, लेकिन अनजाने में आटे में एक सांप का हिस्सा मिल गया जो उसे दिखाई नहीं दिया। उसने उसी आटे से जल्दी जल्दी रोटियां बना दी और पोटली में बांधकर अपने भैया को दे दी। भैया ने पोटली थामी, आशीर्वाद लिया और अपने रास्ते निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद दिन पूरी तरह निकल आया। उधर बहन घर पर चक्की साफ कर रही थी, तभी उसकी नजर पिसे हुए सांप के हिस्से पर पड़ी। उसे देखते ही वह घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मेरे भैया ने अगर ये रोटियां खा ली तो वह तो मर जाएगा, वह बुदबुदाई। इतना सोचते ही वह घर में सब कुछ यूं ही छोड़कर अपने सोते हुए बच्चे को भी परवाह किए बिना बस अपने भैया की ओर दौड़ पड़ी। वह रोते चिल्लाते हुए उसी रास्ते पर भागने लगी जिस पर भैया गया था। जंगल के रास्ते में दौड़ते दौड़ते वह बढ़ के एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंची जहां उसका भाई सोया हुआ था। शाम का वक्त था और बहन को लगा कि भैया ने रोटियां खा ली होंगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में भय समा गया कि कहीं उसने अपने भैया को खो न दिया हो। तभी बहन देखती है कि उसके भाई के पोटली में बंधी रोटियां वैसे की वैसे रखी है। यह देख वह राहत की सांस लेती है और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करती है कि उसका भाई सुरक्षित है। वह जल्दी से पास में एक गड्ढा खोदती है और उन रोटियों को उसमें दबा देती है। फिर अपने भाई के जागने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब उसका भाई उठता है और अपनी बहन को वहां बैठा देखता है तो हैरान होकर पूछता है, अरे बहन, तुम यहां क्या कर रही हो? तब बहन जवाब देती है, भैया, जब मैं तुम्हारे सफर के लिए सुबह आटा पीस रही थी तो उस आटे में गलती से एक सांप भी पिस गया। मुझे डर हुआ कि अगर तुमने वो रोटियां खा ली तो तुम्हें कुछ हो सकता है। इसलिए भैया, मैं बेचैन होकर तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आई। शुक्र है कि तुमने रोटियां नहीं खाई और मैंने उन्हें एक गड्ढा खोदकर दबा दिया। दोनों भाई बहन वहीं बैठकर आपस में बातें करने लगे। भाई ने कहा, ठीक है बहन, अब मुझे जाना होगा, तुम घर लौट जाओ। जीजा और बच्चे अकेले हैं? बहन ने हामी भरी, ठीक है भैया, मैं लौट जाऊंगी, पर यहां तक आने में थक गई हूं, थोड़ी देर आराम करूंगी और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है, चलते चलते गला सूख गया है। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, पास में एक तालाब है, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूं। इस पर बहन ने कहा, नहीं भैया, तुम रहने दो, मैं खुद ही तालाब के पास जाकर पानी पी लूंगी। वह तालाब की ओर पानी पीने गई तो वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला किनारे पर कुछ लिख रही थी।
जब बहन ने तालाब के किनारे बैठी उस बुजुर्ग महिला को देखा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी घने जंगल में यह बुढ़िया यहाँ क्या लिख रही है। उत्सुकतावश वह पास गई और विनम्रता से बोली, माँ जी, आप कौन हैं और यहाँ इस निर्जन स्थान पर अकेली क्या कर रही है? बुढ़िया ने धीरे से जवाब दिया, बेटी, मैं बेमाता हूं। आज एक भाई की बहन ने सांप को मार दिया, पर उसी के कारण उस भाई की मृत्यु की कथा लिख रही हो जो उसके भाग्य में बदी है। यह सुनते ही बहन का मन सशंकित हो उठा और उसे आभास हुआ कि यह बात उसके अपने भाई से जुड़ी है। वह बुजुर्ग महिला से बोली, माँ जी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं अपने भाई की रक्षा कर सकूं? बेमाता ने गंभीरता से कहा, बेटी, तेरा भाई उन विरलों में से है जिनकी बहन ने कभी उन्हें अपशब्द नहीं कहे, न कभी अभिशाप दिया, मगर उसके भाग्य में कठिनाइयां लिखी है। अगर वह जहर से बच भी गया तो आगे उसे उन्नति नदी मिलेगी जिसमें उसका डूबना तय है, और यदि उससे भी उसका जीवन बच निकला तो एक विषैला काला नाग उसके रास्ते में प्रतीक्षा करेगा। अगर वह सांप उसे नहीं काटेगा और यदि उससे भी वह बच गया तो आगे एक भयानक और विकराल शेर उसका इंतजार कर रहा है जिसे उस लड़के ने इंतजार करने का आदेश देकर छोड़ा था। तब वह बहन किसी उपाय के लिए बुजुर्ग माँ जी से आग्रह करती है, माँ जी, कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने भाई की सुरक्षा कर सकूं। माँ जी बताती है, यदि कोई बहन नदी में छूनरी चढ़ा दे तो नदी मैया प्रसन्न हो जाएंगी और रास्ता दे देंगी, उसे डुबोने का विचार त्याग देंगी। फिर कहती है, आगे एक काला नाग भी मिलेगा, यदि उसे कोई दूध पिला दे तो वह भी उसे डसेगा नहीं, और जो शेर है उसे यदि कोई मांस का टुकड़ा खिलाए तो वह भी छोड़ देगा, जान का संकट टल जाएगा। इतना सुनते ही वह बहन अपने भाई के पास लौट आती है। उसे देखती है कि उसका भाई शांत भाव से आंखें मूंदे विश्राम कर रहा है। बहन चुपचाप उसके पास बैठ जाती है और सोचती है, जब भाई जागेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी। तभी उसकी दृष्टि बरगद के पेड़ पर जाती है जहां एक चकवा और चकवी बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बहन उनकी बातचीत को सुनती है जो कि उसकी समझ में आ रही थी। चकवा चकवी से कहता है, चकवी, इस लड़के का भाग्य इन तीनों संकटों से बचाव करेगा, चौथा संकट ही इसे आघात पहुंचा सकेगा। एक तो यह संकट टल गया, 3 और मार्ग में आकर भी इसे हानि नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि इसकी माता ने उपाय सुझा दिए थे, लेकिन अब भी इसकी 4 घातक परीक्षाएं शेष है। कौन इसे इनसे सुरक्षित निकालेगा? तब चकवी कहती है, पियाजी, ऐसा क्या है जो इस बालक के भाग्य में इतनी बार मृत्यु लिखी हुई है? चकवा उत्तर देता है, प्रिय, यह एक सच्चे हृदय वाली बहन का भाई है। उसकी बहन ने कभी उसे कटु वचन नहीं कहे, कभी उसके प्रति दुर्भाव नहीं रखा। तब चकवी कहती है, तो बताइए, इसके जीवन की वे कौन सी बाधाएं हैं और वे कैसे आएंगी? चकवा कहता है, जब इस लड़के का विवाह तय हो जाएगा और यह घुड़छड़ी के लिए अपने घर से निकलेगा, तब उसके घर का दरवाजा इस पर आ गिरेगा। यदि वह यहां भी बच गया तो बारात में आगे बढ़ते समय मार्ग में एक विशाल बरगद का वृक्ष आएगा। जैसे ही यह उसके नीचे से निकलेगा, वह टूटकर इसके ऊपर गिर जाएगा। यदि यह वहां भी बच गया तो फेरों के समय उस पर एक नाग छोड़ा जाएगा जो इसे डस लेगा, और अगर यहां भी वह बच निकला तो अंत में जब यह देवताओं की पूजा करके उनके सम्मुख विश्राम करेगा, तब एक भयानक दानव प्रकट होगा जिसके 2 सिर और 4 हाथ होंगे, और वह इसे उठा ले जाएगा। यदि वहां पर 3 सिर और 6 हाथ हो तो भी यह संकट से उबर सकता है। इसीलिए इसके भाग्य में ये कठिनाइयां लिखी गई हैं, और कौन इसे इनसे सुरक्षित निकाल सकेगा? वह लड़की चकवा और चकवी की वार्ता बड़े ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही उसने सुना कि उसकी माता ने उसे एक अनन्य और निस्वार्थ बहन बताया था, एक ऐसी बहन जिसने अपने भाई के लिए कभी कोई कठोर शब्द नहीं कहे थे, उसके मन में विचार उमड़ने लगे। अचानक ही उसने वहीं बैठे बैठे ऊंची आवाज में अपने भाई को गालियां देना शुरू कर दिया। अरे भैया, तू तो मर जा, तेरी लाश उठेगी, तू तो निकम्मा और अयोग्य है। वह क्रोध और वेदना से भरकर तरह तरह के अपशब्द कहने लगी। उसका भाई यह सब सुनकर चौंक कर जाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन को अचानक क्या हो गया है। उसने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बहन का क्रोध
और शब्द और भी कठोर होते जा रहे थे। तू किस काम का है? तू मर जा, तेरी चिता जलेगी। भाई ने उसे बार बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन बहन अपने आवेश में उसे सुने बिना और अधिक कटु शब्दों से उसे कोसती रही। अब बहन ने ठान लिया था कि वो अपने भाई का साथ नहीं छोड़ेगी। उसके शब्दों की धार और कटुता लगातार बढ़ रही थी। भाई को यह समझ नहीं आ रहा था कि बहन, जो कभी तू कहकर भी नहीं बोलती थी, अब अचानक इतनी तीखी बातें क्यों कर रही है। वह हैरान था कि शायद बहन के मन में कुछ खोट आ गया हो, या शायद उस पर किसी अनजान शक्ति का प्रभाव हो गया हो। रास्ते में चलते चलते दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में उफान था जो डरावने अंदाज में बह रही थी, मानो दोनों को डुबो देना चाहती हो। तब बहन ने थैले में से एक लाल चुनरी निकाली और उसे नदी मैया को अर्पित कर दिया। नदी शांत हो गई, मानो उन्हें सुरक्षित रास्ता देने के लिए सहमत हो गई हो। दोनों भाई बहन उस ओर से आगे बढ़ गए, परंतु बहन की कड़वी बातें थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह निरंतर भाई को श्रापित करती जा रही थी। कुछ आगे चलकर उन्होंने देखा, एक काला नाग फन फैलाए खड़ा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। बहन ने तुरंत नाग के सामने दूध से भरी कटोरी रख दी। नाग ने दूध पिया और शांत भाव से झाड़ियों में लुप्त हो गया। रास्ता साफ हो गया। अब भाई बहन वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहन का क्रोध और कटु शब्दों की बौछार थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई बार बार विनती करता, बहन शांत हो जा, क्यों मुझे यूं लानत मलानत दे रही है। पर बहन के रुख में जरा भी बदलाव नहीं आया, मानो किसी अदृश्य बल ने उसे जकड़ लिया हो। तभी रास्ते में उन्हें एक और प्राणी दिखाई देता है, मानो उसी की प्रतीक्षा में खड़ा हो। लेकिन बहन तुरंत मांस का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंक देती है और प्राणी भोजन की ओर खींच जाता है। वे दोनों सुरक्षित वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तो भाई कहता है, अब तो बस कर बहन, गांव आ गया है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कैसी बहन है जो अपने भाई को यूं कोस रही है। परंतु भाई की बातों का बहन पर कोई असर नहीं पड़ा और उसकी कटुता वैसी की वैसी बनी रही। अंततः वे दोनों एक बुजुर्ग महिला के घर पहुंचते हैं। बुजुर्ग महिला उन्हें देख कहती है, अरे बेटा, तेरी बहन को क्या हो गया है जो वह ऐसी अपशब्द कही जा रही है। भाई ने अपनी मां को समझाया, मां, जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम किया था, तब से ये कुछ अजीब ही व्यवहार कर रही है। बुजुर्ग महिला यह सुन चिंतित हो उठी। उसे लगा कि शायद उसकी बेटी पर किसी दुष्ट शक्ति का साया आ गया है। उसने आसपास के पड़ोसियों से भी सलाह मशवरा किया, टोने टोटके और तांत्रिकों का सहारा भी लिया, परंतु लड़की का हाल जस का तस रहा। वह हर सुबह उठते ही गाली गलौज शुरू कर देती और रात में सोने तक यही चलता रहता। वह खाना खाती, पानी पीती, पर हर क्षण उसके मुख से कटुवचनों का प्रवाह रुकता नहीं। बुजुर्ग मां ने चिंतित होकर कहा, बेटा, ऐसा कब तक चलेगा। लोग बातें बना रहे हैं, हर तरह का इलाज करवा लिया, पर यह सुधर नहीं रही। इस हालत में इसे ससुराल भेजना भी मुमकिन नहीं, वहां इसका ख्याल कौन रखेगा। अब वह मायके में ही रहने लगी और भाई के विवाह की राह भी अवरुद्ध हो गई। मां के इकलौते बेटे के लिए जब भी रिश्ता आता, बहन अपने भाई को सबके सामने कोसने लगती। कुछ संभावित रिश्तेदार तो उसकी यह हालत देखकर ही चले जाते, कहते, जिसकी बहन ऐसी हो उसकी पत्नी सुखी कैसे रह सकेगी। एक दिन एक प्रतिष्ठित परिवार का रिश्ता आया। मां ने आशा भरे स्वर में कहा, बेटी, तू अपने भाई की खुशी के लिए थोड़ा संयम बरत ले, उसकी उम्र निकल रही है, कुछ तो सोचे। पर वह फिर भी गाली गलौज करने लगी। उस खानदानी परिवार के सामने भी उसने अपने भाई को अपशब्द कहना जारी रखा, जिससे वे लोग भी तिरस्कार की भावना लिए वापस चले गए। भैया के सामने ही बहन ने फिर से अपशब्दों की बौछार कर दी। बुजुर्ग मां ने हतप्रभ होकर कहा, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। भाई के साथ घर लौटते ही इसके स्वभाव में यह विचित्र बदलाव आ गया है। वधू पक्ष ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं, यह मस्तिष्क की किसी अस्थायी समस्या का परिणाम है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी को आपके बेटे के साथ निभाना है और इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सगाई हो गई और विवाह का दिन भी तय हो गया। जिस दिन विवाह का मुहूर्त आया, दूल्हे को सजाने की तैयारियां चल रही थी। जैसे ही दूल्हा बनकर
वह घोड़ी पर चढ़ने को हुआ, बहन अचानक आंगन के दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, मैं अपने भाई को इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगी। लोगों ने समझाने की कोशिश की, अरे तेरा क्या हो गया है? अगर उसे दरवाजे से निकलने नहीं दोगी तो बारात कैसे जाएगी? मगर वही अपनी जिद पर अड़ी रही। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, छोड़ो, यह तो मानसिक विकार से पीड़ित है, इस पर ध्यान न दो, चलो दीवार में एक और दरवाजा बना देते हैं। फिर उन्होंने दीवार में एक दूसरा दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वह दूसरा दरवाजा बना, दूल्हा उसी से बाहर निकल गया और बारात ने अपनी यात्रा शुरू की और पहला किवाड़ धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब लोग बोले, अरे ये तो कोई बड़ी अनहोनी का संकेत लग रहा था जिससे हम बचे हैं। लड़की थोड़ी विचित्र तो है पर समझदार है। अब जब घुड़छड़ी की रानक पूरे गांव के चारों ओर फैल चुकी थी तो रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ पड़ता था। लड़की वहां आ गई और बोली, मेरे भाई को इस पेड़ के नीचे से नहीं जाना चाहिए। लोगों ने कहा, अरे लाली, ये क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? सबकी घुड़छड़ी इसी रास्ते से होती है, सब इसी मार्ग से गुजरते हैं। पर लड़की की जिद को देखकर लोगों ने सोचा, चलो इसे संतुष्ट कर देते हैं। जब बुजुर्गों ने इसकी बात मान ली है तो हम क्यों इसे नजरअंदाज करें। और आखिरकार उसे एक दूसरे मार्ग से निकाला गया। जैसे ही उसने वह रास्ता पार किया, पेड़ अचानक ही चरमराया और नीचे आ गिरा। अब लोग कहने लगे, लड़की कुछ तो जानती है, शायद उसकी बात में कोई गूढ़ अर्थ छिपा है। बारात को जल्दी से रवाना करने की तैयारियां होने लगी। लड़की ने अचानक ऐलान किया, मैं भी बारात में जाऊंगी। गांव के लोगों ने टोका, अरे लड़कियां बारात में नहीं जाती, पुरानी परंपरा है कि औरतें बारात से दूर ही रहती हैं। पर लड़की अपनी जिद पर अड़ गई और जब उसे रोका गया तो गाली गलौज करने लगी। बुजुर्गों ने कहा, ये वहां भी गाली बक देगी, इससे तो बेइज्जती होगी, इसे यहीं रोकना ठीक होगा। मगर लड़की नहीं मानी और बैलगाड़ी में जाकर बैठ गई। समाज के लोग कहने लगे, ठीक है, इसे जाने दो। इसके घर वाले जानते हैं कि लड़की का दिमाग जरा अलग चलता है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। वह बारात के साथ चली और बार बार बकबक करती रही। जब फेरों का समय आया, दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे तो लड़की ने अपनी जिद दोहराई, मैं अपने भाई के साथ फेरों में बैठूंगी। बुजुर्गों ने समझाया, बहन अपने भाई के फेरों में नहीं बैठती, यह परंपरा के विरुद्ध है। पर लड़की टस से मस नहीं हुई। मैं तो भाई के साथ बैठूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। और फिर वह एक सुई लेकर बैठ गई। जैसे ही अवसर मिला, उसने सांप को पकड़कर उसका फन भेद दिया और उसे वहीं जमीन पर डाल दिया। इसके बाद लड़की के फेरे पूरे हो गए। बहू की विदाई की घड़ी आई और बेटे के साथ बहू को घर लाया गया। घर में गृह प्रवेश की रस्में निभाई गई और द्वार पूजा की गई। फिर देवताओं के कमरे में उन्हें आशीर्वाद के लिए ले जाया गया। रात गहराने लगी और उन्हें विश्राम के लिए भेजा गया। तभी लड़की अपनी जिद पर अड़ गई, मैं तो इनके साथ ही रहूंगी। बुजुर्गों ने समझाया, बेटी ऐसी बातें क्यों कह रही हो, ऐसा कहीं होता है? पर वह अपनी बात पर अडिग रही, नहीं, मैं इनके साथ ही सोऊंगी। और गुस्से में गाली भी देने लगी। सबने हार मान ली और उसे वहीं छोड़ दिया। रात को एक आगंतुक आया जिसने देखा कि कमरे में 3 सिर, 6 पैर और 6 हाथ है। वह घबराकर उलटे पांव लौट गया। सुबह जब लड़की उठी, उसने शांत भाव से नहाया, बिना किसी शोर शराबे के। न तो किसी को गाली दी, न ही कोई झगड़ा किया। सब चकित थे। रिश्तेदार जो अब तक विदा नहीं हुए थे भी हैरान थे। अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि उसका पागलपन जैसे छूमंतर हो गया। गांव वाले और रिश्तेदार सब आपस में कानाफूसी करने लगे। आखिर लड़की को यह कैसा परिवर्तन हो गया? लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ अब मुझे विदा कर दो। मैं अपने घर लौटने आई थी, केवल अपने भाई की रक्षा के लिए। मेरे भाई के भाग्य में जो मृत्यु लिखी थी उसकी 3 घातक परछाइयां थी। मुझे केवल इसीलिए आना पड़ा था कि उसे बचा सकूं। इस कहानी के पीछे वही बहन भाई का रिश्ता है जिसने मुझे यहां खींच लाया। जब वह मेरे घर आया तो चाकी में मेरे विचार घूम गए। मैंने उसी चाकी से रोटियां भी बना दी। लेकिन जब मुझे आभास हुआ कि मेरे भाई के लिए यह रोटियां विष हो सकती हैं, तो मैं वहां से दौड़ पड़ी। रास्ते में मुझे एक माता का आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे संकेत दिया कि मेरे भाई पर 3 बार मृत्यु के खतरे हैं
और साथ ही उपाय भी बताया जिससे उसकी रक्षा हो सके। तब बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मैंने वह संकल्प लिया। तब से ही मैंने उसे गालियां देनी शुरू की, ये जानते हुए कि यही उसे उसकी कुंडली में लिखे संकट से मुक्त कर सकता है। माँ, मेरा पागलपन महज दिखावा था। न तो मुझ पर किसी बुरी आत्मा का साया है, न ही किसी ऊपरी हवा का प्रभाव। मैंने इस लड़ाई के लिए बहुत कुछ त्यागा है। मेरे पास अपना घर है, जहाँ चूल्हे पर उबलता दूध और पालने में रोता मेरा बच्चा है। पर माँ, मैंने ये सब अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए छोड़ा है। और माँ, अब मुझे विदा कर, मुझे अपने घर की ओर लौटना है। अब जाकर सब कुछ ठीक हो गया है और सबकी आंखों में संतोष की झलक है। बहू और बेटा भी आनंदित है। बहन को भरपूर सौगातों के साथ राशि खुशी विदा किया गया। भैया दूज के इस अवसर पर जहां बहनें अपने भाई का टीका करती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, भगवान उनके भाइयों की रक्षा करते हैं। इसी दिन से भाई दूज का यह पर्व प्रचलन में आया। उस दिन भाई अपनी बहन के घर आया था और बहन ने अपने भाई का टीका किया, उसकी कुशलता की मंगल कामना की और उसके समस्त कष्टों का निवारण किया। उसने अपने भाई को हर विपदा से सुरक्षित किया। ललिया, असल नाम तो उसका ललिता था, पर उसकी माँ उसे प्यार से ललिया कहकर बुलाती थी और यही नाम उसके साथ जुड़ गया। ललिया अपने ससुराल में दिन रात मशक्कत करती थी, क्योंकि उसका पति शहर में मेहनत मजदूरी करने चला गया था। आज फिर जब वह कपड़े धोने गई तो कपड़ों का ढेर देखकर उसका दिल बैठ गया। ब्याह से पहले ललिया ने कितने रंगीन सपने बुने थे, लेकिन इस घर में कदम रखते ही सारे सपने जैसे बिखर गए थे। ललिया बरसों से अपने पति से आग्रह कर रही थी कि वह उसे भी अपने संग शहर ले जाए, लेकिन उसका पति हरि, जिसे वह दुलार से हरिया कहती थी, हर बार खर्चों का जिक्र करके उसे शांत कर देता। फिर ललिया को भी उस पर दया आ जाती और बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती थी। ललिता का नाम उसके बाबा ने बड़े प्रेम से रखा था, मगर उसकी अम्मा ने स्नेह में उसे ललिया कहना शुरू कर दिया। बस अब नाम ललिता सरकारी कागजों में था, लेकिन सबकी जुबान पर ललिया ही रह गया। ससुराल में उसकी सास भी उसे यही पुकारती थी। ललिया ने सोचा था अगर कभी उसे शहर जाने का मौका मिला तो वह अपना असल नाम यानी ललिता ही बताएगी, ताकि नया माहौल उसे ललिता के रूप में जाने। ललिया ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। उसके बाबा की ख्वाहिश थी कि वह आगे पढ़े, मगर गांव में 8वीं के बाद कोई स्कूल ही नहीं था, इसलिए वह घर पर रहकर अम्मा के कामों में हाथ बटाने लगी। थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में पारंगत थी तो छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा देती और बाबा का हिसाब किताब भी देख लिया करती थी। बड़े अरमानों से बाबा ने यहाँ वहां से रुपए जोड़कर 90,000 इकट्ठा किए थे, ताकि हरिया के साथ उसका ब्याह हो सके, क्योंकि हरिया दिल्ली में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। बाबा को उम्मीद थी कि शायद ललिया के दिन अब बदल जाएंगे, मगर भाग्य ने ललिया के जीवन में कठिनाइयां ही लिख रखी थी। आज कपड़े धोते धोते उसकी कमर जैसे टूट सी गई थी। कपड़े धोकर उसने उन्हें सूखने डाल दिया और खुद नहाने चली गई। नहाकर जब वापस आई तो घड़ी में 2 बज रहे थे और सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थी। भोजन करके अपने कमरे में आई तो इस बार उसने ठान लिया कि अपने पति से शहर ले जाने की बात जरूर करेगी। पिछली बार जब हरिया गांव आया था तो एक मोबाइल भी लेकर आया था। थोड़ी समझदार थी तो मोबाइल का इस्तेमाल भी उसने जल्दी ही सीख लिया था। वो मोबाइल कब उसकी ननद के हाथों में पहुंच गया, ये ललिया को खुद भी नहीं पता चला। दूर से ही वो अपने फोन को देखती और मन ही मन उदास हो जाती। सास से कुछ कहे भी तो कैसे, आखिर बेटी एक हो या 4, बहू के मुकाबले बेटियों का पक्ष ही सदा भारी रहता है। और फिर रूपा तो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। इस बार होली पर हरिया घर आने वाले थे और ललिया ने पक्का मन बना लिया था कि इस बार तो वो शहर जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ललिया ने किसी से अपने इस निश्चय की चर्चा नहीं की। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह से ही उसके मन में एक अजीब सी उमंग भरी थी। उसने किसी के कपड़े धोने का इंतजार किए बिना ही सुबह सवेरे रसोई के सारे काम निपटा लिए। फिर अलमारी से एक सुंदर सी साड़ी निकाली जो पिछली बार मई में बाबा उसके लिए शहर से लाए थे। थोड़ा सज धज लिया तो ननद रूपा टोक ही बैठी।
क्या बात है भाभी, आज इतनी सजी धजी क्यों? रूपा की बात सुनकर ललिया थोड़ा सकपका गई, पर खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे ऐसे ही। एक पल को तो मन हुआ कि कह दे, जब तेरा ब्याह होगा तब समझेगी, पर फिर चुप रह गई। वैसे आज ललिया सचमुच बेहद प्यारी लग रही थी। शाम तक हरिया का इंतजार करते करते उसने खुद को तैयार कर रखा था, और हरिया के आते ही उसकी नजरें उस पर टिक गईं। हरिया के घर आते ही उसने सबसे पहले अपने अम्मा बाबूजी के चरण स्पर्श किए और उनके पास बैठकर बातों में लग गया। उधर ललिया अपने पति की एक झलक पाना चाहती थी, पर बाबूजी के सामने जाने का उसे संकोच था, सो इंतजार ही उसका एकमात्र सहारा था। उसने सोचा कि पानी पीने तो हरिया जरूर आएगा, मगर उस अवसर को भी ननद रूपा ने झट से हथिया लिया और अपने भैया के लिए पानी ले गई। ललिया का मन बुझ सा गया, उसे भीतर तक कचोट हो रही थी और वह अकेली अंदर ही बैठी रही। अब तो अपने किए सजने संवरने का बोझ भी उसे भारी महसूस हो रहा था। हाँ, पति की आवाज सुनकर उसे थोड़ी राहत अवश्य मिली थी। करीब 2 घंटे बाद सासू मां आई और अंदर बैठी ललिया को देखकर बोली, अरे ललिया, कितने आराम से बैठी है तो। हमारा हरिया इतनी दूर से थक कर आया है, उसके लिए भोजन परोस दे बहू। ललिया ने सिर झुकाकर कहा, जी अम्मा, और तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने भोजन परोसा और फिर इंतजार में बैठ गई। कुछ ही देर में हरिया खाना खाने आया और अम्मा पास बैठकर पंखा झलने लगी। इतने लोगों के बीच ललिया अपने मन की मुराद अपने पति को जी भर के देख भी नहीं पा रही थी। रूपा भी भाई के साथ हंसी मजाक में लगी रही और ललिया का सब्र का बांध अब टूटने लगा। उसे एकाएक अपने आप को अनदेखा सा महसूस हुआ और साथ ही शहर जाने की उसकी दृढ़ता और गहरी होती गई। बहुत देर के बाद हरिया आखिरकार उनके कमरे में आया। अब बारी ललिया की थी। उसने भी थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाया तो हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ललिया, इतनी दूर से आई है और तुम इतनी नाराजगी दिखा रही हो, ये क्या बात हुई? बस इतना सुनते ही ललिया का गुस्सा पिघल गया। उसने चुटकी लेते हुए पूछा, अच्छा, हमारे लिए होली का उपहार लाए हो? हरिया ने खुशी से कहा, अरे बोलो क्या चाहिए? ललिया थोड़ा नखरे दिखाते हुए बोली, दे पाओगे? इस पर हरिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे दे देंगे, तुम मांगो तो सही। इस बार ललिया ने बिना हिचक कह दिया, हमें इस बार शहर साथ ले चलो। यह सुनते ही हरिया की मुस्कान अचानक गुम हो गई। उसके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी सी छा गई। ललिया ने चिढ़ाते हुए कहा, हमें पता था आप ऐसे ही चुप हो जाएंगे और बात वही खत्म हो जाएगी। खैर, सो जाइए, रात बहुत हो गई है। इतना कहकर उसने मुंह घुमाकर सोने की तैयारी कर ली। हरिया भी चुपचाप लेटा रहा और सोचने लगा, ललिया ने गलत तो कुछ नहीं कहा। उसका भी तो दिल चाहता होगा अपने पति के साथ रहने का। दिल्ली से घर लौटते वक्त हरिया के मन में भी अजीब सी उमंग थी। रास्ते भर ललिया का चेहरा उसके ख्यालों में तैरता रहा, जिससे उसे दूरी का एहसास भी नहीं हुआ। ब्याह के बाद एक बार मां से शहर ले जाने की बात की थी, पर मां ने खर्चों का हवाला देकर उसे रोक दिया था। हरिया पढ़ा लिखा भले न था, पर समझदारी की कमी भी न थी, इसलिए उसने ये बात दोबारा कभी नहीं छेड़ी। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह जब हरिया जागा तो ललिया आसपास नहीं थी। वह बाहर गया तो देखा ललिया चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। ललिया की व्यस्तता और उसके समर्पण को देखकर हरिया ने मन ही मन निश्चय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो, वह ललिया को अपने साथ शहर जरूर ले जाएगा, अम्मा को मनाकर ही रहेगा। यह सोचते हुए हरिया आंगन में उदास सा बैठ गया और रूपा को पुकारा। रूपा भी भाई की आवाज सुनकर भागती हुई आई और चहकते हुए बोली, भैया कहो क्या बात है? हरिया ने मुस्कुराते हुए अपनी अटैची लाने को कहा तो रूपा खुशी खुशी उसकी अटैची लेने चली गई। उसे पहले से अंदाजा था कि भैया जरूर सबके लिए कुछ न कुछ लाया होगा, जैसे हर बार लाता है। तब तक हरिया ने अम्मा से बाबूजी के बारे में पूछा। अम्मा ने बताया, तुम्हारे बाबूजी तो सुबह ही खेतों की ओर चले गए। कुछ दिनों में गेहूं की कटाई होने वाली है, तो उसी की तैयारी में लगे हैं। ऊपर से मालिक लोग भी छुट्टियों में आ जाएंगे, तो हिसाब किताब भी देखना होगा। हरिया ने धीरे से कहा, अम्मा, अब बाबूजी को यूं कठिन परिश्रम करते देखना अच्छा नहीं लगता। मैंने दिल्ली में अपने मालिक से बात की है कि क्या बाबूजी के लिए कोई काम मिल सके।
अगर दिल्ली में काम जमा ले तो हम सब साथ रह सकेंगे। कभी कभी आप सबकी बहुत याद आती है। माँ बेटे का यह ममता भरा संवाद सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखों के कोने भर आए। आखिर हरिया उसकी पहली संतान जो था। तभी रूपा भैया की अटैची लेकर आ गई। हरिया ने अटैची खोलते हुए सबके लिए लाए उपहार निकाले। रूपा के लिए सुंदर सलवार सूट का कपड़ा था, जिसे देखकर वह बेहद खुश हो गई। मगर ललिया की नजर बस अपनी साड़ी पर ही ठहर गई, जो हरिया खास उसके लिए लाया था। रूपा अब भी मौन ही रही। उधर मां हरिया को दुआएं देती जा रही थी। जब हर ओर सन्नाटा था, हरिया ने हिम्मत जुटाकर अम्मा से अपनी बात कह ही दी। अम्मा, इस बार मैं सोच रहा हूं कि ललिया को साथ शहर ले जाऊं। वहां मेरे साथ रहकर वो भी मेरे कामों में हाथ बटा सकेगी, और फिर धीरे धीरे आप सबको भी वहीं बुला लूंगा। हरिया की यह बात सुनकर अम्मा क्षण भर के लिए चिंतित सी हुई, पर बेटे के जोश को थामना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, चल बेटा, तेरे बाबूजी से बात करती हो। हाँ, तेरे बाबूजी आते ही उनसे इस बारे में जरूर कहूंगी। हरिया को जैसे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई देने लगी। तभी ललिया किसी काम से आ पहुंची। अम्मा ने उसे वो साड़ी दिखाई जो हरिया उसके लिए लाया था। साड़ी उसे अच्छी लगी जरूर, मगर रात की बात का असर अभी भी दिल पर गहरा था। इसीलिए जब अम्मा ने पूछा तो उसने बस हल्के से हो में जवाब दिया। हरिया को यह बेरुखी खल गई। अगर वे दोनों अकेले होते तो शायद वो अपनी बात और स्पष्ट करता, लेकिन मां के सामने वह मौन रह गया। अम्मा ने उसका मौन तोड़ा और बोली, अरे, हमारा हरिया इतनी दूर से तुम्हारे लिए कुछ लाया है ललिया बहू। कम से कम उसके दिल को खुश करने के लिए कुछ अच्छे शब्द तो बोल दो। और देखो, हमारा बेटा तो तुम्हें अपने साथ ले जाने की सोच रहा है। क्या वहां जाकर भी तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी हमारे बच्चे के साथ? अम्मा की बात सुनते ही ललिया का मन जैसे ठिठक सा गया। उसने हरिया की ओर देखा, जो सिर झुकाए हल्की मुस्कान लिए बैठा था। ललिया को जब साड़ी मिली तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। इतने में रूपा ने तुनकते हुए कहा, मां, अगर भाभी को यह साड़ी पसंद नहीं तो मैं ले लूं? अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसे टोक दिया, नहीं रे, तेरे लिए भी भाई कुछ खास लेकर आया है। जो बहू का है वही बहू का रहेगा। जा बहू, इसे अपने बक्से में रख दे। यह सुनकर रूपा का मन बुझ गया और वो वहां से खिसक गई। अब ललिया के दिल में काम करने का उत्साह और बढ़ गया। उधर हरिया बेचैनी से शाम का इंतजार करने लगा कि कब बाबूजी लौटें और मां उनसे उसकी बात करें। हरिया का बाबूजी से संवाद वैसे भी बहुत कम होता था। उसका मन अतीत की गलियों में चला गया, जहां उसे याद आया कि जब उसने पहली बार दिल्ली जाने का इरादा जताया था तो बाबूजी ने उसका कितना विरोध किया था। मगर हरिया के मन में उस महानगर को देखने की धुन सवार थी। बाबूजी ने अम्मा से खींचते हुए कहा था, देखना, उस बड़े शहर की चकाचौंध में यह लड़का डूब जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। यहां मेरे साथ काम करता तो पैसा तो मिलता ही, साथ में थोड़ा पुण्य भी कमा लेता। क्या 4 पैसे कमाने में कोई बड़ी बात है? खेती भी हर किसी के बस की नहीं होती। मां, अगर यहां खेती करना नहीं है तो मत कर, इस शहर में और भी कई काम है। मगर क्यों तुम्हारे दिमाग में कुछ बात ढंग से बैठती ही नहीं? हरिया अम्मा से बोला, अम्मा, तुम चाहती हो कि मैं भी अपने जीवन को इस गांव में ही लोगों की सेवा में गंवा दूं? आंचल से आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली, बेटा, अगर तेरी खुशी में कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वह तेरी मां ही होगी। लेकिन जरा अपने बाबूजी का भी ख्याल रख, वो तुझसे जीवन बर्बाद करने को नहीं कह रहे हैं। बस बुढ़ापे में अपने सबसे बड़े बेटे से बिछड़ना नहीं चाहते। आखिर हमें इस संसार से मुक्ति भी तो तुम्हारे ही हाथों से मिलनी है। हरिया अपनी मां का हाथ थामे उसकी आंचल में सर रखकर बोला, अम्मा, बाबूजी से नहीं, पर तुमसे तो उम्मीद थी कि तुम मेरी बात समझोगी। मेरे भी कुछ कर्तव्य है इस घर के लिए, तुम्हारे लिए, रूपा के लिए। रूपा का नाम सुनते ही मां की आंखों में गर्व का भाव उमड़ पड़ा और दिल कठोर करके बोली, ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर से बाबूजी से बात करूंगी। और आखिरकार अम्मा ने किसी तरह बाबूजी को मना लिया और हरिया के दिल्ली जाने का दिन आ गया। जाते वक्त जब हरिया बाबूजी के चरण स्पर्श करने झुका तो बाबूजी ने बस इतना ही कहा, बहुत सोच समझकर तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र रखा था ताकि तुम कभी गलत राह न पकड़ो।
यह सुनकर हरिया का दिल भर आया। चाहा कि बाबूजी से लिपट जाए, पर यह भाव मन में ही रह गया। दिल्ली जाने की तैयारी करते हुए हरिया के मन में यह सब ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। ललिया रसोई के काम निपटाकर नहाने चली गई और हरिया कमरे में सोच में डूबा बैठा था। तभी ललिया आई और माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो ना। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माफी की बात नहीं है। जब मैं दिल्ली जा रहा था, बाबूजी बेहद खफा थे। उन्हें दुखी देखकर तुम्हारे बारे में बात करते हुए संकोच होता था। सबसे बड़ा हूं, इसीलिए रिश्तों और घर के बारे में बहुत सोच समझकर कदम रखना पड़ता है। ललिया उसकी बातें एक तक सुन रही थी। उसका मन कर रहा था कि हरिया यूं ही कहता रहे और वो सुनती रहे। तभी हरिया ने उसे टोका, तुमने कुछ खाया? सुबह से तुम्हें कुछ खाते नहीं देखा। ये सुनकर ललिया की आंखें भर आई और दोनों के बीच एक गहरा अनकहा समझ का पल ठहर गया। हर कोई उसकी परवाह तो करता है। मैंने कहा, अभी नहा के आती हो, कपड़े दे दो, धो दूंगी। हरियाणी ने जवाब दिया, ललिया इसकी जरूरत नहीं है। मुझे अपने कपड़े खुद धोने की आदत है। मेरी आदतें बिगाड़ो मत। ललिया ने अधिकार जताते हुए कहा, अरे देखो जी, हमारी शादी ही इसलिए हुई है कि हम आपकी आदतें बिगाड़ सकें। हरिया हल्का सा मुस्कुरा उठा और ललिया शर्मा गई। दोपहर में बाबूजी आए तो अम्मा उन्हें खाना परोसने लगी। बाबूजी खाना खा रहे थे और अम्मा पंखा झल रही थी। अचानक अम्मा ने आवाज लगाई, रूपा, अपने बाबूजी को थोड़ा लहसुन का अचार दे दे। बाबूजी ने एक कौर खाते हुए अम्मा की ओर देखा और कहा, अभी तो होली में 2 दिन बाकी है। ये लहसुन का अचार तो तुम किसी खास मौके पर ही देती हो। आखिर माजरा क्या है? अम्मा पहले तो चुप रही, फिर थोड़ी देर रुककर बोली। बाबूजी ने बीच में ही टोक दिया, ऐसा कहो कि तुम्हें अपने लाडले की कोई फरमाइश पूरी करवानी है। अम्मा ने जल्दी से संभालते हुए कहा, अरे नहीं, कोई फरमाइश नहीं है जी। बस देव के काम के बारे में शहर में बात करके आया है। बाबूजी ने थोड़ा हैरान होकर और थोड़ा दुखी होकर कहा, हरियाणे का तो अब देबू भी हरिया हो गया है। उसके दोस्तों ने उसे बदल दिया और अब वो सब हरिया के रंग में रंग गए हैं। अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो जी, ऐसी बात नहीं है। हरिया तो दिल्ली चला गया है, कल को अपने परिवार को भी ले जाएगा। देव का मन भी कह रहा था कि शहर में कुछ करना है, तो हरिया ने बस उसके लिए राह आसान की है। जितना तुम समझ रहे हो उतना बुरा नहीं है। मेरा लाल अपने भाई के भविष्य की सोच रखता है। हरिया की मां ने अपने पति से यह बात कहते हुए थोड़ी नाराजगी जताई, जिस पर बाबूजी हल्का सा मुस्कुरा उठे, मानो उन्हें सब पता था, बस कहने का इंतजार था। उन्होंने हरिया की मां से पूछा, हरिया की मां, तुम अपने आप को तसल्ली दे रही हो या मुझे? सीधी बात करो, आखिर कहना क्या चाहती हो? हरिया की अम्मा ने सोचा कि अब बात घुमाने का कोई मतलब नहीं है और सीधे ही कह दिया, हरिया चाहता है कि वो बहू को अपने साथ ले जाए। बाबूजी ने गहरी नजर से देखते हुए पूछा, पूछ रहा है या ये उसने खुद ही तय कर लिया? अम्मा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, आज तक उसने हमारी मर्जी के बिना कुछ किया है क्या? ऐसा कौन सा फैसला उसने अकेले ही ले लिया? बाबूजी ने गंभीरता से कहा, जब मुझ पर छोड़ा है तो मैं शाम को सोचकर बताऊंगा। इधर घर में हलचल मच गई। सबके मन में यही सवाल था कि बाबूजी का फैसला क्या होगा। ललिया अपने मन में उधेड़बुन में थी, सोच रही थी कि आखिर बाबूजी क्या फैसला लेंगे। हरिया ने उसकी बेचैनी भांपते हुए कहा, क्या सोच रही हो? जो भी निर्णय होगा हम खुशी खुशी मान लेंगे। लेकिन ललिया का मन शांत नहीं हो पाया। एक पल वह चाहती कि जल्दी से शाम हो जाए और बाबूजी अपना निर्णय सुना दे, और अगले ही पल उसे डर लगता कि कहीं शाम कभी आई ही ना। इतना तनाव और बेचैनी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हरिया भी अंदर ही अंदर परेशान था, मगर उसने खुद पर काबू रखा। शाम को जब बाबूजी सैर करके लौटे तो घर के लोग उनके आसपास किसी न किसी काम का बहाना बनाकर मंडराने लगे। रूपा बाबूजी के लिए पानी ले आई और अम्मा ने पूछा, चाय लाऊं? बाबूजी ने जवाब दिया, पहले बहू को बुलाओ। ललिया, जो कभी बाबूजी के सामने सहजता से नहीं गई थी, लंबा घूंघट करके धीरे धीरे उनके सामने गई। बाबूजी चौपाल पर बैठे थे और बाकी सब आंगन में अलग अलग जगहों पर खड़े थे या बैठे थे, दिखाने के लिए किसी न किसी काम में व्यस्त थे। बाबूजी ने कहना शुरू किया, बहू, तू मेरे लिए रूपा से कम नहीं है।
अगर तेरी भी यही इच्छा है तो जा हरिया के साथ, मगर इस घर आंगन को मत भूलना। हमने तुम्हें इस घर में लक्ष्मी बनाकर लाए थे बहू, और तुम्हारे आने से हमें एक भरोसा भी आया था कि हरिया भले शहर में काम करने जाए पर वहीं बसने का मन नहीं बनाएगा। इस भरोसे को कायम रखना। तुम दोनों चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मगर इस परिवार को भूलना मत। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहां बेटा शहर में जाकर फिर कभी लौटकर नहीं आया। मेरी तुम दोनों से हाथ जोड़कर विनती है कि यह तिरस्कार इस परिवार पर न आने देना। पूरा आंगन खामोशी में डूबा था और जब तक बाबूजी की बात पूरी हुई उनकी आंखें भी नम हो गईं। ललिया भाव विभोर होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अम्मा से कहा, माँ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप सबके पास ही रहूंगी। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए उसे अपने करीब कर लिया और रूपा से कहा, जाकर बाबूजी और भाभी के लिए पानी लिया। बाबूजी ने कहा, नहीं बहू, हरिया को भी उस शहर में अकेले परिवार की कमी खलती होगी। हमें सुकून रहेगा कि वह वहां अकेला नहीं है। तुम दोनों वहां जाओ, पर हमें भूलना मत। अम्मा ने बहू और हरिया के लिए जो भी आवश्यक सामान था उसे समेटना शुरू कर दिया। सभी अपने अपने कामों में लग गए, मगर पूरे घर में एक गहरी उदासी घिर आई और सबसे अधिक मायूस ललिया थी। उसे बार बार लग रहा था कि इस घर के माहौल में आई इस नीरसता की वजह वही है। इस बार जो होली इतने रंगों के साथ आई थी अब जैसे फीकी लगने लगी थी, क्योंकि होली के 2 दिन बाद ही हरिया और ललिया को शहर जाना था। अंततः ललिया और हरिया के जाने का दिन आ पहुंचा। शाम की ट्रेन थी और तय हुआ कि सब लोग उन्हें स्टेशन तक छोड़ने चलेंगे। ललिया के मायके वाले भी आने वाले थे। ललिया की नींद आज सुबह जल्दी खुल गई, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। जिस उल्लास से वह दिल्ली जाने के ख्वाब बुनती थी, आज वह कहीं खो सा गया था। आज वह जोश और उमंग कुछ मध्यम से हो गए थे। वह रोजमर्रा के कामों में लग गई। पहले स्नान करने का विचार किया ताकि धुले कपड़े समय पर सूख जाए और फिर उन्हें समेटना आसान हो। ललिया जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, रूपा भी उसके पीछे पीछे चली आई। भाभी को अकेले पाकर उसने धीरे से कहा, भाभी, ये मोबाइल रख लीजिए, भैया आपके लिए ही लाए थे। ललिया के भीतर एक आत्मग्लानि का एहसास उठने लगा। उसने मना करते हुए कहा, नहीं रूपा दीदी, इसे आप ही रखिए। ये आपके लिए है ताकि आपसे संपर्क बना रहे। अब तो मैं खुद उनके पास जा रही हूं, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपसे अब सही सही बात करूंगी और घर परिवार का हालचाल लेती रहूंगी। ये कहते हुए दोनों की आंखें नम हो गईं। ललिया ने फिर से एक बात कहने के लिए अपना साहस जुटाया, दीदी, एक और चीज है जो मैंने आपके लिए रखी है। उसने अपना बक्सा खोला और उसमें से वो खास साड़ी निकाली जो हरिया ने खासकर उसके लिए बड़े प्यार से खरीदी थी। उसने साड़ी रूपा की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लीजिए रूपा दीदी। रूपा ने संकोच से कहा, नहीं भाभी, ये तो भैया आपके लिए लाए थे और फिर अम्मा भी नाराज होंगी, मैं इसे नहीं ले सकती। ललिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, अम्मा से कह दीजिएगा कि भाभी ने खुद दी है और मैं भैया से कह दूंगी कि मेरे लिए ऐसी एक और साड़ी ला दें। ये कहकर ललिया ने जबरदस्ती साड़ी रूपा के हाथों में थमा दी। तभी हरिया आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, रूपा, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है, ये सब अपने पास रख लो, मैं तुम्हारी भाभी को फिर से सब खरीद दूंगा। हरिया की इस मुस्कान और विश्वास ने ललिया के साहस को और बढ़ा दिया। शाम ढलते ही सब स्टेशन पर पहुंच गए थे। ललिया के मायके वाले पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। ललिया की अम्मा उसे देखते ही भावुक हो उठी। आंसू छलकते हुए बोली, बिटिया, तू यहां थी तो पास होने का सुकून था, हमारे पास नहीं थी तो भी यही थी, लेकिन मन को एक तसल्ली थी कि जब चाहे तुझे देख सकते हैं। अब तू दूर शहर जा रही है और अब तुझे देखने को भी तरसना पड़ेगा। हरिया के बाबूजी ने तुरंत बात संभाली, अभी भावुक होने का वक्त नहीं है, अभी तो इन दोनों को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा करने का वक्त है। ललिया के बाबा ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोले, हाँ बिटिया, जहां भी रहे सुखी रहे और खूब तरक्की करे। वही रूपा की आंखें उदासी से भरी हुई थी। इतने में ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर ठहर गई। हरिया ने जल्दी से अपनी जगह सुनिश्चित की, लेकिन उसके बाबूजी ने एक बार फिर उसे डांट लगाई।
जब ये तय था कि बहू को लेकर जाओगे तो आरक्षित टिकट क्यों नहीं लिया? बताओ, बहू ऐसे भीड़भाड़ वाले डिब्बे में कैसे सफर करेगी? हरिया की अम्मा से रहा नहीं गया। वे बीच में बोल उठी, अजी छोड़िए, ससुराल वालों के सामने उसे मत डांटिए, दोनों संभाल लेंगे। हरिया को भी अपने बाबूजी की बात सही लगी, लेकिन इस वक्त कुछ किया नहीं जा सकता था। तभी हरी बत्ती ने ट्रेन के प्रस्थान का संकेत दिया। दोनों ट्रेन में बैठ चुके थे और गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। हर बीतते क्षण के साथ ललिया के अपने पीछे छूटते जा रहे थे और अंततः उसका धैर्य टूट गया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। अब ललिया के आंसू बेकाबू हो चुके थे। न जाने कितनी बार उसने खुद को रोकने का प्रयास किया था, परंतु अंततः वे उसे अनसुना कर आंखों से बह निकले। हरिया के दिल में भी यह दृश्य कचोट रहा था। उसने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयत्न किया, क्यों इतना मन भारी करती हो ललिया? हम एक नई दुनिया की ओर अग्रसर है, जहां हमें खुश रहना होगा। इसी खुशी में ही हमारी असली सफलता निहित है। हरिया के इन शब्दों ने एक क्षण के लिए ललिया को संतोष दिया। उसने खुद को एक बार फिर समझाया। आखिर इस दिन के लिए उसने कितनी प्रार्थनाएं की थी। यद्यपि ललिया का यह समय पर्वत जैसा भारी प्रतीत हो रहा था, लेकिन ट्रेन अपनी गति में थी, आगे बढ़ती जा रही थी। उस रात ललिया ने कुछ भी नहीं खाया। पुराने दिनों की स्मृतियों में डूबी डूबी सो गई। अगले दिन शाम होते होते जब ट्रेन दिल्ली के स्टेशन पर रुकी और ललिया नीचे उतरी, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह इस भीड़ में कहीं खो जाएगी। उसने संपूर्ण बल से हरिया का हाथ थाम लिया। हरिया ने मुस्कुराते हुए उसे ढांढस बंधाया। डरो मत ललिया, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर ललिया ने राहत की सांस ली और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। जब ललिया ने सोचा कि भीड़ सिर्फ यात्रियों के कारण होगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, ऐसा प्रतीत हुआ मानो भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा हो। हरिया ने हल्की मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहा, दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है। ललिया ने थोड़ी मुस्कान दी, मगर चारों ओर की भीड़भाड़ और शोरगुल ने उसका सिर चकरा दिया। जैसे तैसे ऑटो में बैठी तो थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन यह सफर भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। पूरे 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद ललिया और हरिया अपनी कॉलोनी पहुंचे। ललिया सोच में डूब गई कि इतने समय में तो वे लोग एक बार अपना पूरा गांव घूम आते। उनका घर दरअसल एक छोटा सा कमरा था, जो गांव के हालात से बेहतर नहीं था। रसोई का हिस्सा थोड़ा बड़ा था, लेकिन इस छोटे से स्थान में जीवन बिताना कितना कठिन होता होगा, ये सोचकर उसे हरिया के लिए दया आने लगी। शुरुआती 5-6 दिन तो ललिया को बस इस नई दुनिया को समझने और देखने में ही बीत गए। अक्सर वह सोचती, आखिर इस शहर में ऐसा क्या है जो लोगों को यहाँ बसाए रखता है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, कभी राशन के लिए, और भी न जाने कितनी समस्याएं। अब तो इस शहर की हवा में भी उसे अजीब सा संकोच महसूस होने लगा था। मगर हरिया से कुछ कहने में संकोच होता था। घर परिवार से बात होती, पर उनसे भी वह अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। अब वह समझने लगी थी कि महानगर का जो आकर्षण था वह कहीं खो चुका था। कभी कभी सोचती, यहाँ आकर उसने क्या पाया, इस घुटन भरे माहौल में वह क्यों आई। फिर भी उसने खुद को इस नई दुनिया में ढालने की कोशिश शुरू कर दी, इसे समझने और यहाँ जीने का प्रयास करने लगी। अब वह रोज सुबह उठकर घर के सारे काम करती, हरिया को काम पर भेजती और इस नए जीवन को सहज बनाने की कोशिश में जुट जाती। हरिया भी अब काम पर खाने का डब्बा साथ ले जाने लगा था। शाम को जब वह घर लौटता तो दोनों मिलकर दिन भर की बातें साझा करते और हर रविवार को हरिया ललिया को कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था, जो उनके रिश्ते में एक ताजगी सी ला देता था। इस बीच एक और बात ने मोड़ लिया। अब ललिया ललिता बन चुकी थी। वह अक्सर हरिया से आग्रह करती, या तो 2 कमरों का बड़ा घर ले लो या छोटा सा एक कमरा ही खरीद लो। ललिता की गहरी इच्छा थी कि एक बार उसकी अम्मा और बाबूजी दिल्ली आकर उसका नया घर देखें। हरिया उसे समझाता, तुम चाहे महल भी खड़ा कर दो, बाबूजी यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, अम्मा शायद हमारी बात मान ले और आ जाए। इस तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और हरिया ने मन में ठान लिया था कि ललिता की यह इच्छा जरूर पूरी करेगा।
2 साल कब उड़ गए इसका एहसास ही न हुआ। इस बीच रूपा का विवाह तय हो गया। शादी मई में होनी थी। ललिता का मन खुशी से झूम उठा। आखिर उसके आने के बाद पहली बार परिवार में किसी का विवाह हो रहा था। एक रविवार को हरिया ने ललिता से कहा, अगर तुम कहो तो हमने घर के लिए जो पैसे जोड़े थे वे बाबूजी को दे देते हैं, रूपा के विवाह में काम आएंगे। ललिता हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्या समझा आपने मुझे? दिल इतना छोटा थोड़े ही है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रूपा दीदी का विवाह फिर से थोड़ी होगा। हरिया के दिल में खुशी का संचार हुआ। वह ललिता के इस निर्णय से बेहद प्रभावित हुआ। वह कहने लगा, मैं आज ही बाबूजी को फोन करता हूं। हालांकि ललिता का दिल थोड़ा उदास भी हुआ, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से वे पैसे जोड़े थे। कभी घर के राशन से बचत करके, तो कभी आस पड़ोस की महिलाओं की साड़ियों में मोती तार लगाने जैसे छोटे मोटे काम करके उसने 1,000 रुपए जोड़े थे, जो कोई छोटी रकम नहीं होती। एक पल के लिए तो उसके मन में आया कि हरिया से कहे कि कुछ पैसे दे देते हैं और बाकी बचा कर रखते हैं, लेकिन संकोच ने उसे चुप करा दिया। उसने अपने दिल को समझा लिया। हरिया ने भी ठान लिया कि इस बार होली पर गांव जाने के बजाय अब वे गर्मियों में ही जाएंगे, ताकि रूपा के विवाह की तैयारी में मदद कर सके। अब वह दुगने जोश से रूपा के विवाह के लिए योजनाएं बनाने में लग गया। बचपन की स्मृतियां मन में उमड़ने लगती तो हरिया की आंखें नम हो जाती। उसे इस तरह देखना ललिया के लिए नया अनुभव था। समय के साथ मन में पैसों को लेकर जो शंकाएं थी, वे भी धीरे धीरे धुंधलाती जा रही थी। एक दिन जब हरिया काम से लौटा तो ललिया पानी लेकर आई और पूछने लगी, बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? उस दिन हरिया वाकई चिंतित था। उसने बताया, दुकान पर साहब के एक मित्र आए थे और कह रहे थे कि कोई बीमारी फैल रही है जो केवल छूने से भी लग सकती है। ललिया सुनकर हैरान रह गई। छूने से फैलने वाली बीमारी? ये कैसी बीमारी है भला? हरिया ने थके स्वर में कहा, रुको, पहले आराम कर लूं फिर बताता हूं। ललिया बोली, थोड़ा ठहर जाओ, सीधे पानी पीने से तबीयत बिगड़ सकती है। हरिया रुक गया, पर उसका मन अजीब चिंता में डूब गया था। दिन भर दुकान पर इसी बीमारी की चर्चा चल रही थी। हर किसी के होठों पर वही सवाल। हालात तब बिगड़ने लगे जब उनकी कॉलोनी से ही 3-4 लोग इस बीमारी का शिकार हो गए और उनके घर वालों को भी चपेट में ले लिया। हरिया और ललिया के संतान न होने के कारण थोड़ी राहत थी और ललिया का ज्यादा लोगों के यहां आना जाना भी नहीं था। हरिया भी काम से सीधे घर लौट आता था। लेकिन तब से जब हरिया ने इस बीमारी के बारे में सुना, उसने अपनी ओर से एहतियात बरतना शुरू कर दिया। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में उसे अपने अम्मा बाबूजी की बहुत याद आ रही थी, पर वह अपनी बेचैनी ललिया के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। सब कुछ जैसे स्थिरता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस बीमारी ने लोगों की जिंदगी में एक अनजाना भय और बेचैनी भर दी थी। धीरे धीरे बाजार भी बंद होने लगे। हरिया जिस कपड़ों की दुकान पर काम करता था, उसके मालिक ने सभी कर्मचारियों को अस्थायी अवकाश पर भेजते हुए कहा, हालात सुधरने पर फिर से बुला लेंगे। परंतु वापस बुलाने की तो कोई उम्मीद न रही। हालात दिनों दिन इतने बिगड़ गए कि एक दिन ऐसा आया जो न कभी देखा था न ही सुना। लॉकडाउन का ऐलान हुआ और समस्त यातायात के साधनों पर पाबंदी लग गई। ललिया और हरिया जैसे न जाने कितने लोग थे जिन्हें इस बंदी के कारण अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वक्त बीतता रहा, लेकिन कमाई का कोई जरिया न बचा। जैसे खर्चों को नियंत्रित करने का हर प्रयास विफल होता जा रहा था। एक दरवाजा बंद करो तो दूसरा खर्चा सिर उठाए खड़ा मिलता। जो थोड़ा बहुत पैसा रूपा के विवाह के लिए जोड़ा था, वह भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। ललिया के स्वभाव में खींच बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन वह सहन नहीं कर पाई और हरिया से कह बैठी, अब इस महानगर से मन भर गया, घर लौट चलते हैं। हरिया अचंभित होकर बोला, अभी हालात का अंदाजा नहीं है? आसपास सब घरों में दुबके बैठे हैं इस महामारी से डरकर, और तुम कह रही हो कि वापस चलो? ये मजाक है क्या? ललिया की आंखें छलछला उठी और वह बोली, और क्या करो, सब कुछ उलझा हुआ सा लगने लगा है, समझ ही नहीं आ रहा। हरिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन बाहर निकलते हुए डर लगता है ललिया। एक बार यह बीमारी चिपक गई तो घर के सभी लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं।
और इस विशाल शहर में हमारे सिवा कोई नहीं है। परंतु आज ललिया के मन में किसी बात का भय नहीं था। दृढ़ता से बोली, जब तक घर में राशन और जेब में पैसे हैं तब तक डर लगता है, लेकिन जब ये सब खत्म हो जाएगा तब देखूंगी कि कौन सा डर तुम्हें रोकता है, तब देखूंगी कि कितने साहसी हो तुम। हरिया को उसकी बात में कुछ गलत न लगा। कुछ क्षण वह खामोश बैठा रहा, फिर बिना कोई जवाब दिए घर से बाहर निकल गया। शाम ढलने को थी, मगर हरिया का कहीं अता पता न था। ललिया को अब अफसोस होने लगा कि उसने आवेग में आकर इतनी बातें कह दी, वो भी ऐसे कठिन वक्त में। उसे अपने पति का संबल बनना चाहिए था, न कि उन पर इल्जाम लगाना। मन ही मन उसने ठान लिया कि हरिया जब घर लौटेगा तो वह उनके कदमों में गिरकर क्षमा मांगेगी। पति की पसंद के साबूदाने का पोहा भी उसने बनाया और प्रतीक्षा में बैठ गई। रात गहरी होती जा रही थी। फिर आखिरकार हरिया दरवाजे पर दिखाई दिया। उसे देखते ही ललिया ने राहत की सांस ली और दौड़कर पानी लेकर उनकी सेवा में लग गई। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ललिया, जब से तुझे इस महानगर में लाया हूं, हर निर्णय में मैंने तेरी सहमति का मान रखा है और तुझे भी हमेशा मेरा साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरिया की बातें सुनकर ललिया अचरज से उन्हें देखे जा रही थी। वह कुछ और बोलते, उससे पहले ही हरिया ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, मगर इस बार मैं कुछ तय करके ही लौटा हो, बिना तुझसे पूछे। आनंद विहार से ट्रेन खुलने वाली है। कुछ सूखा नाश्ता बना लेना और रास्ते के लिए जो आवश्यक हो वही सामान रखना। हो सकता है ये वापसी का आखिरी सफर हो। परसों सुबह 3 बजे ही निकलना होगा, क्योंकि जगह जगह पुलिस की सख्त निगरानी है। हरिया की बात सुनकर ललिया भौचक्की रह गई। हैरानी तो थी ही, मगर मन के किसी कोने में एक अनदेखी सी खुशी की चमक भी थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह एक दिन अपने गांव की ओर इस तरह लौटेगी। अपने निवास स्थान की ओर लौटने के लिए चेहरे को छुपाकर चलना पड़ रहा था। हरियावास के व्यवहारों को समझने में असमर्थ थी, इसलिए उसने पूछा, अगर मन में कोई संदेह हो तो बता देना चाहिए। ललिता ने बेहद शांत स्वभाव में उत्तर दिया, भोले जी नहीं, जब आप मेरे साथ होते हैं तो संदेह की क्या आवश्यकता। वह मन में विचार कर रही थी कि अब माँ पापा को यह बात बताऊं या नहीं। हरिया ने कहा, अरे नहीं, अभी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसे नहीं पता था कि कैसे पहुंचना है। अगर रास्ते में यह महामारी पकड़ लेती है तो भी आस पड़ोस में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस जाने की तैयारी कर लो। ललिया ने सहमति में सिर हिला दिया और तैयारियों में लग गई। 2 दिन बाद सुबह सुबह सभी सामान बंधाकर उसने पूरी तैयारी कर ली। उसने अपनी सामग्री पर एक संक्षिप्त नजर डाली और हरिया में चारों ओर देखा। घर में ताले लगाने से पहले एक वस्तु को अपने हाथों से छूना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि फिर कब आना होगा या नहीं। यही सब सोच समझकर वह बाहर आई। उसने ताला लगा दिया और दोनों निकल पड़े। आज फिर 2 कोर भरे गए। ललिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन शहर से दिल अब भी बंधा हुआ था। मन शांति से भरा हुआ था, लेकिन घर तो घर ही था। एक दिन का जोड़कर हरिया और ललिया ने अपना छोटा सा निवास स्थान बनाया था, और आज ऐसे दिन आ गए थे कि सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा था। आनंद विहार पहुंचते ही जमीन पैरों तले खिसक गई। ट्रेन का कोई पता नहीं था। हरिया ने ललिया को एक स्थान पर बैठाकर कहा, तुम रुको जरा ललिया, मैं उस व्यक्ति से मिलकर आता हूं जिसने टिकट के बारे में बताया था। ललिया घबराई हुई एक कोने में चुपचाप बैठ गई। जब काफी देर बाद भी हरिया नहीं लौटा तो ललिया की मन में तरह तरह की शंकाएं उमड़ने लगी। फिर भी वह अपने मन को सांत्वना देने का प्रयास करती रही, लेकिन विचारों की जकड़न थम नहीं रही थी। करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद हरिया निराश सा लौट आया। ललिया ने राहत की सांस ली, लेकिन हरिया के चेहरे पर उलझन देख खुद को रोक न सकी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ जी? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या ट्रेन निकल गई, या फिर हम आने में देर कर बैठे? कोई और ट्रेन नहीं मिलेगी क्या? कुछ तो कहिए। हरिया निःशब्द बैठा रहा। उसकी चुप्पी ललिया के दिल की बेचैनी और भी बढ़ा गई। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है। काफी पूछताछ के बाद हरिया ने थकी हुई आवाज में बताया, इस आदमी ने 5,000 रुपए लेकर टिकट का वादा किया था। अब वह दिखाई नहीं दे रहा है और स्टेशन पर लोग कह रहे हैं कि कोई ट्रेन नहीं चलने वाली।
अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ये सुनते ही ललिया का दिल टूट सा गया, लेकिन फिर भी उसने हरिया की ओर देख तसल्ली से कहा, तो क्या हुआ? अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा खुल ही जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इतने में हरिया और ललिया के कानों में भोजपुरी में कुछ आवाजें पड़ी। दोनों की आंखों में एक आशा की चमक उभरी और वे उस दिशा में देखने लगे कि ये आवाजें कहां से आ रही है। थोड़ी दूरी पर उन्हें कुछ लोग एक जगह जमा होकर योजना बनाते दिखे, जैसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग खोज रहे हो। हरिया और ललिया शीघ्रता से वहां पहुंचे और पहुंचते ही पूछ बैठे, आप सभी लोग कहां के हैं और किस दिशा में जाने का इरादा कर रहे हैं? उनमें से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम सभी इसी काम की तलाश में यहां थे, पर अब सोच रहे हैं कि घर लौट जाना ही बेहतर है। हरिया ने उत्सुकता से पूछा, कैसे लौटेंगे? क्या कोई उपाय या मार्ग निकाला है? उनमें से एक ने जवाब दिया, हाँ, हमने कुछ इंतजाम कर रखा है। हरिया ने फिर सवाल किया, आप लोग कहां लौटना चाह रहे हैं? किसी ने कहा, हाजीपुर। हरिया और ललिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आशा की हल्की चमक उभर आई। हरिया ने अपने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हमें भी मुजफ्फरपुर जाना है। अगर आप हमें भी अपने साथ ले चलेंगे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। जैसे आप यात्रा करेंगे वैसे हम भी आपके साथ हो जाएंगे। बस हमें अपने साथ ले चलिए, जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। हरिया यह बोल रहा था और ललिया अपने आंचल का कोना दांतों तले दबाए भीतर ही भीतर सिसक रही थी। तभी उनमें से एक गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, अरे, इस कठिन समय में अपने ही सफर का कोई ठिकाना नहीं है, अब इन्हें भी साथ ले चलो भाई। कुछ और भी सोचना है, हमारा सिर मत खाओ। शंकर ने, जो उस समूह का रौबदार व्यक्तित्व था, तीखे लहजे में कहा, यह खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। कठिन समय है, कोई ठिकाना भी नहीं है, और तुम हो कि सिर पर बोझ डालने में लगे हो। नहीं भैया, हमारी जान छोड़ो और कुछ और रास्ता देखो। यह सुनकर हरिया खामोश हो गया। उसकी नजदीकी मंशा को भांपते हुए ललिया ने फिर से सोचा कि एक बार विनती कर लेनी चाहिए। बिना अधिक विचार किए वह उन सभी के पास जाकर मिन्नत भरे स्वर में बोली, भैया, बहुत बड़ी मुश्किल में है हम। मेरी ननद की शादी है और हम घर के बड़े भाई भाभी होने के नाते वहां होना अनिवार्य है। थोड़ी देर और रुक सकते थे, लेकिन कब समय सही होगा कौन जानता है। आपकी बड़ी कृपा होगी भैया। यही तो हमारे देश का मर्म है, यह रिश्तों का गहरा मोल है। भैया सुनते ही वे लोग थोड़े सहज हो गए। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ने, जो वहीं खड़ा था, कहा, चलो इन्हें भी अपनी औरतों के साथ ले चलेंगे। ये सुनकर शंकर को अचरज हुआ। उसने कहा, चाचा, आप मान गए? अगर हर किसी की बात सुनोगे तो यहां मेला लग जाएगा। चाचा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इसने मुझे अपनी बहन की याद दिला दी है। इसे ले जा सकते हैं, मगर इसके अलावा किसी और को साथ मत जोड़ना। शंकर ने जाकर हरिया से कहा, चलो हमारे साथ चल सकते हो, मगर रास्ते में हर किसी को सतर्क रहना पड़ेगा। यदि कहीं पुलिस का सामना हुआ तो स्थिति संभालनी होगी। समझ गए ना? हरिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। शंकर बोला, ये आप क्या लगा रखा है? हमारी तुम्हारी उम्र में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे का अंतर होगा। मुझे बस शंकर बुलाओ, समझी? और तुम्हारा नाम क्या है? हरिया ने उत्तर दिया, जी, हरीश चंद्र। इस पर शंकर मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर तुम्हें हरीश ही पुकारूंगा, ठीक रहेगा? हरिया भी मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल ठीक रहेगा। सभी निकल पड़े। तय हुआ कि जितनी दूर तक पैदल जा सकें चलेंगे, और जब अंधेरा होगा तब गाड़ी में सफर करेंगे। 3 मारुति वैन साथ थी, लेकिन एक दूसरे के पीछे नहीं चलती थी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। हरिया और ललिया अब सबके साथ घुल मिल गए थे। आपसी समझ भी अच्छी बनने लगी थी। दिल्ली से निकलते समय सभी ने मास्क और साबुन साथ लिया था, परंतु जैसे जैसे आपसी मेल जोल बढ़ता गया, मास्क का इस्तेमाल केवल पुलिस कर्मियों के सामने दिखावे तक सीमित हो गया। चलते चलते जब सभी थक जाते तो कहीं रास्ते में रुक जाते। एक बार ऐसे ही रुके तो हरिया ने मौका देखकर ललिया से बात करने की ठानी। थोड़ा नाराजगी से हरिया बोला, जब सबसे बातें करती हो
तो मुंह क्यों नहीं ढक लेती? मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ललिया बोली, मास्क लगाऊंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, सोचेंगे कि एक तो साथ ले जा रही है और ऊपर से। हरिया बीच में ही बोल पड़ा, अरे बुरा क्यों मानेंगे? क्या उन्हें इस वक्त की स्थिति का कोई भान नहीं है? हरिया की बात ललिया को सही लगी, इसलिए उसने और अधिक विरोध नहीं किया। हरिया ने फिर कहा, धीरे धीरे सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या इस बीमारी को घर वालों के लिए उपहार के रूप में ले जाना चाहती हो? ललिया पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन हरिया की बात ने उसे भीतर तक कंपा दिया। उसने हरिया को वादा किया कि आगे से वह इन बातों का ख्याल रखेगी। हरियाली ने जो ठान लिया, अब उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। सबकी थकान धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचने की चाह और तीव्र होती जा रही थी। शंकर को आशा थी कि कल का सूरज वह हाजीपुर की धरती पर देखेगा। उसने हरिया से कहा, देख भाई हरीश, अब तो हाजीपुर पहुंच गया है, यहां से मुजफ्फरपुर भी कुछ दूर नहीं। 1-2 दिन आराम कर ले, फिर मैं खुद तुझे तेरे गांव तक छोड़ आऊंगा और ललिता बहन को भी घर पहुंचा दूंगा। शंकर ने मुस्कुराते हुए ललिता से कहा, क्या तुझे अपने शंकर भैया पर भरोसा नहीं है? ये सुनकर ललिता की आंखें नम हो गईं। आंसू पोंछते हुए वह बोली, भरोसा क्यों नहीं होगा शंकर भैया, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। शंकर हंसते हुए बोला, तो बस तुम्हें हाजीपुर में रुकना होगा। लेकिन उधर हरिया के मन में एक अलग ही गणना चल रही थी। हाजीपुर पहुंचने के बाद हरिया ने शंकर से कहा, भाई शंकर, अब हम अपने गांव ही चले चलते हैं। यहां भी स्कूल पर ही ठहरना पड़ेगा और वहां भी, जब हालात सही होंगे फिर वापस आ जाएंगे। हाजीपुर तो तेरे लिए ससुराल की तरह है, क्योंकि तू ललिता का भाई है। शंकर की आंखें भर आई, लेकिन उसने भावनाओं पर काबू पाते हुए हरिया को गले लगा लिया। शंकर थोड़ा जिद्दी और ठेठ मिजाज का आदमी था। बोला, ठीक है, थोड़ा शाम ढलने दो, फिर निकलते हैं। जैसे ही अंधेरा हुआ, तीनों बाइक पर सवार हुए और छुपते छुपाते हरिया के गांव की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही दिल्ली की यादें ललिया के मन में उमड़ने लगी। रात के करीब 8:30 बजे थे और ललिया का मन अतीत की स्मृतियों से भर आया। हरिया ने घर पर खबर भेज दी थी कि वह और ललिया गांव के स्कूल में ठहरे हुए हैं। उधर हरिया देख रहा था कि गांव वालों ने कितनी शानदार व्यवस्था कर रखी है। इस स्कूल में कुछ जाने पहचाने लोग भी मिल गए जो विभिन्न दिशाओं से लौट कर आए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि अब शहर वापस नहीं लौटेंगे, जबकि अन्य का मानना था कि समय बदलते ही फिर से जाना होगा। रोजी रोटी की जरूरतें जो ठहरी। हरिया सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, मगर मन में एक ठोस निर्णय ले चुका था कि उसे वापसी करनी है या नहीं। इस बीच जब शंकर ने लौटने की बात छेड़ी तो हरिया बोला, भाई रोकूंगा नहीं, मगर कल सुबह सुबह ही निकलना, ताकि उजाला होते होते अपने गांव पहुंच सको। बाबूजी भी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी। इतने दिनों की आत्मीयता ने दोनों के बीच अनकहा बंधन बांध दिया था और शंकर ठहर गया। थोड़ी ही देर में हरिया के अम्मा, बाबूजी और दूर के चाचा वहां पहुंचे। हरिया ने उन्हें दूर से ही रुकने का संकेत दिया। बाबूजी उन्हें रास्ते भर समझाते आए थे कि क्या करना है क्या नहीं। अपने बच्चों को सकुशल सामने देखकर अम्मा की आंखें मानो विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह रो पड़ी और बोली, कैसा अजीब दौर आ गया है। जिन बच्चों को सीने से लगाकर बड़ा किया, आज उन्हें गले लगाने से सब मना कर रहे हैं। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अम्मा, अब आपके सामने हो, बस इतना ही बहुत है। अब लाओ खाने का डिब्बा दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ, और सुनो, इनसे मिलो, ये है शंकर। जब हम दिल्ली से निकले तब इन्हें और इनके परिवार को देखा, जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। हमारे लिए तो जैसे बेटा बेटी बन गए थे। शंकर ने वहीं बैठते हुए हाथ जोड़कर अम्मा को प्रणाम किया और कहा, अरे अम्मा, उल्टा इन्होंने ही हमारा ख्याल रखा। अब तो हम सब एक ही परिवार जैसे हो गए हैं। अम्मा की आंखों में नमी उभर आई और उन्होंने दयाशंकर को खूब आशीर्वाद दिया। फिर जब हरिया सबसे विदा लेने लगा तो अम्मा ने कुछ कदम चलने के बाद ललिया को वापस बुलाया और कहा, सुन लो, वहां घर पर ढंग से रहना, हमारी इज्जत का ख्याल रखना, तुम हरिया की बहू हो। तभी बाबूजी ने अपने कंधे से गमछा निकालकर हरिया की ओर उछाला। हरिया ने तुरंत लपक कर उसे थाम लिया, थोड़ा चौंकते हुए। बाबूजी मुस्कुराकर बोले, इससे चेहरा ढक लेना। हरिया ने थोड़ा हैरान होकर पूछा,
तो बाबूजी हंसते हुए बोले, चेहरा ढका रहेगा तो लोग समझेंगे कि यह बहू साथ है। बाबूजी के कहने की देर थी और सब हंसी में फूट पड़े। इसके बाद अम्मा, बाबूजी और देबू वापस लौट गए। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही शंकर ने फिर से मिलने का वादा किया और अपने गांव की ओर निकल पड़ा। आगे के दिनों में अम्मा और बाबूजी हरिया और ललिया से मिलने आते रहे। दिन में बाबूजी और रात को अम्मा। हरिया ने कई बार उन्हें मना किया कि स्कूल में आने की जरूरत नहीं है, मगर वो कहाँ मानने वाले थे। इस तरह पखवाड़ा बीत गया और इस देखभाल और आशीर्वाद की बदौलत हरिया और ललिया दोनों स्वस्थ हो गए। आज अम्मा सुबह से ही खीर, दाल और पूड़ी बनाने में लगी थी। गांव में रिवाज था कि बहू का स्वागत खीर से करना चाहिए, तो अम्मा ने हरिया की पसंद के और भी कई व्यंजन तैयार कर रखे थे। घर में उत्सव का माहौल था, जैसे हर तरफ खुशी की हलचल फैली हो। सुबह से ही सबकी निगाहें हरिया और ललिया के आगमन पर टिकी थी। रूपानी ने घर के हर आंगन पर रंगोली सजा रखी थी। फिर वो क्षण भी आया जब हरिया और ललिया ने घर में कदम रखा। ललिया ने अम्मा का मान रखते हुए अपना सिर झुकाया और उनके पैर छूते हुए गले से लगा लिया। अम्मा की आंखों में आंसू छलक उठे और उन्होंने कहा, आखिरकार तुम सब लौट आए हो। टीवी पर खबरें सुन सुनकर दिल बैठा जा रहा था। मेरे बच्चे ठीक होंगे या नहीं, यही चिंता रहती थी। पर अब तो तुम सब आ गए हो, अब कोई डर नहीं। हरिया ने मां को बीच में रोकते हुए कहा, अब हम वापस आ गए हैं मां, और अब कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा और बाबूजी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा सच में ऐसा कह रहा है। बाबूजी भावुक होकर बोले, सच कह रहे हो बेटा? हरिया ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ बाबूजी, अब यहीं रहकर आपका सहारा बनूंगा, और अगर कभी मन भटकेगा तो बस मुजफ्फरपुर जाऊंगा। बाबूजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और बोले, अरे ओ हरिया की अम्मा, जल्दी से खीर पूड़ी लाओ। आज तो जैसे लक्ष्मी हमारे आंगन में लौट आई है। अम्मा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हो। भगवान ने चाहा तो लक्ष्मी के साथ साथ कुछ दिनों में बाल गोपाल भी हमारे आंगन में खेलेंगे। हरिया ने हैरानी से ललिया की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। उसे अब समझ आया कि इतनी देर तक ललिया अम्मा से क्यों चिपकी रही। शायद ऐसी खुशी हरिया ने कभी महसूस नहीं की थी। इस तरह हरिया और ललिया अपने परिवार से फिर से जुड़ गए। पूरा परिवार हर्षोल्लास में डूब गया था। लॉकडाउन के कारण फैली कोरोना महामारी ने अनगिनत लोगों को उनसे छीन लिया था जो उन्हें प्यारे थे। जो भाग्यशाली थे वही अपने परिवार से फिर से मिल पाए थे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।